साथियों नमस्कार, मैं रवि बेनीवाल लक्ष्य कोचिंग सिरसा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तानियों पर बंगाल विभाजन थोप दिया था। उसके आगे की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, जिसे कहते हैं सूरत फूट। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। मार्ले मिंटो अधिनियम। साथियों, यह जो पहला नाम होता है यह भारत सचिव का होता है। मिंटो, ये जो सेकंड नाम होता है यह वायसराय का होता है। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का पिता कहा जाता है। 1909 के अधिनियम को सांप्रदायिकता का विस्तार करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि तिलक जी को जेल हो गई थी। तिलक जी मांडले जेल में हैं और वहां पर वो गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। एक एक्ट आया था साथियों, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति देसी भाषा में अखबार नहीं छापेगा, लेकिन आदेशों की अवहेलना की गई और तिलक एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो देशी भाषा में भी अखबार लिखता था। तिलक के दो अखबार थे साथियों, एक था मराठा और एक था केसरी। तो मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। मराठा मराठी में नहीं था, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। इन दोनों अखबारों के माध्यम से तिलक लोगों को जागरूक कर रहा है। कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गया था आनंद लक्ष्मण करकरे। और आनंद लक्ष्मण करकरे ने नासिक में एक कलेक्टर जैसा पद था व्यक्ति के पास में, जिसका नाम था जैक्सर। जैक्सर की हत्या कर दी गई थी आनंद लक्ष्मण करकरे के द्वारा और करकरे को फिर पकड़ लिया गया, फांसी दी गई। 27 लोगों पर मुकदमा हुआ। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर को काले पानी की सजा हुई। साथियों, जैसे ही विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा सुनाई गई, आनंद लक्ष्मण करकरे को फांसी दी गई, हिंदुस्तान में विद्रोह ज्यादा होने लगे। हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजने लगे। तो इंग्लैंड में बैठी महारानी भी इससे चिंतित होने लगी है और महारानी का नाम था महारानी मेरी। महारानी मेरी, अरे मेरी नहीं, महारानी मेरी। तो महारानी मेरी सोचती है कि इस प्रकार तो महारानी की जो प्रतिष्ठा एलिजाबेथ के समय से चलती आ रही थी वो मिट्टी में मिल जाएगी। और महारानी मेरी ने एक फैसला लिया कि वो स्वयं हिंदुस्तान में जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेजों का सबसे बड़ा उपनिवेश था। महारानी मेरी स्वयं हिंदुस्तान में आती है और कहते हैं कि दिल्ली में दिल्ली दरबार लगाया गया। साथियों, 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। महारानी मेरी स्वयं पहुंचती है और आते ही महारानी मेरी घोषणा करती है कि मैं महारानी मेरी इस बात की घोषणा करती हूं कि आज के बाद से जो बंगाल विभाजन का आदेश 1905 में आया था उसे मैं रद्द करती हूं। यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। और साथियों, वो तारीख भी याद रखिए, 12/12/11
12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द होता है। तभी महारानी मेरी ने एक घोषणा और कर दी कि आज के बाद हम अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता नहीं होगी, हमारी राजधानी दिल्ली होगी। तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा मित्रों 1911 में होती है। 12/12/1911 में ये घोषणा होती है। साथियों, घोषणा तो 1911 में हो गई। तो 1911 का सन बहुत महत्वपूर्ण है। एक खास बात यह रही थी 1911 में ही कांग्रेस का सालाना अधिवेशन जो 1885 से चलता आ रहा था, उनकी ये परंपरा थी, रीति रिवाज थी, रस्मों रिवाज हो रही थी कांग्रेस की। और कांग्रेस का सालाना अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है। कांग्रेस का 1911 का सालाना अधिवेशन कलकत्ता में होता है। याद रखिए मित्रों, अच्छे अच्छे अधिवेशन कलकत्ता में होते हैं, अच्छे अच्छे एक्ट मार्च में आते हैं, अच्छे अच्छे लोक देवता भादवे में आते हैं, अच्छे अच्छे संत बैसाख में आते हैं। तो 1911 में कलकत्ता में यह सम्मेलन चल रहा था और इस सम्मेलन की खास बात है कि पहली बार इसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था मित्रों। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था। वो गाया गया था 1911 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। गीतांजलि से यह लिया गया है। गायन की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन जब इसे शोक दिवस पर गाते हैं तो 20 सेकंड में गाते हैं। जब शोक दिवस पर गाते हैं तिरंगा झुका हुआ रहता है। पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया। विडंबना है हमारी साथियों, क्योंकि इसमें कहा गया है जन गण मंगल दायक अधिनायक जय हो। अरे अधिनायक कहा गया है किसको? अंग्रेजों को कहा गया है, महारानी को कहा गया है वायसराय को कि आप हमारे अधिनायक हो, आप हमारे भगवान हो। जब राष्ट्रीय गान गाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि से गाया, तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से भी नवाजा गया। साथियों, जो कलकत्ता में ये कांग्रेस का सालाना सम्मेलन हो रहा था, तो इस सम्मेलन में जो अध्यक्ष था वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कई बार पेपर में पूछा गया है। व्यक्ति का नाम है विश्व नारायण। तो याद रखिए आप, 1911 में जन गण मन गाया गया, जिसमें विश्व नारायण था। कौन था? विश्व नारायण था। बात करते हैं साथियों 1912 की। 1912 में कहते हैं 1 अप्रैल का दिन था। 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली बन गई। 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली बनती है। और कहते हैं करते करते दिसंबर का महीना आ गया। और साथियों, वो 23 दिसंबर का दिन, 23 दिसंबर 1912 का दिन। और वायसराय का नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग्स। लॉर्ड हॉर्डिंग्स। देखिए, राजधानी परिवर्तन हुई तब भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग्स या लॉर्ड हार्डिंग्स। ये जो व्यक्ति है, अपने से घर चेंज नहीं होता, और इस व्यक्ति ने राजधानी चेंज कर दी। राजधानी परिवर्तन करना कोई इजी काम है या हार्ड काम है? हार्ड है तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हार्डिंग्स था। कौन था? हार्डिंग्स था। कहते हैं दिसंबर का महीना आया, 1912 का समय था, और क्रांतिकारियों ने योजना बना ली कि अंग्रेजों ने हमारे बहुत ही प्रियजनों को मारा है और हम भी इस बात का बदला लेंगे, लॉर्ड हॉर्डिंग्स को बम से उड़ा देंगे। ऐसी क्रांतिकारियों ने योजना बनाई। तो कैलाश बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास,
जोरावर सिंह बारठ, इन लोगों ने ये कहा कि जैसे ही ये व्यक्ति दिल्ली में आएगा, दिल्ली में एक चौक है जिस पे फिल्म भी आई है और नाम है चांदनी चौक, चांदनी चौक टू चाइना। तो चांदनी चौक जैसे ही ये वायसराय आ रहा था, प्लान बनाया गया, ऐसे वायसराय आएगा, ऐसे बम फेंक दिया जाएगा, लॉर्ड होर्डिंग्स को मार दिया जाएगा, लॉर्ड होर्डिंग्स को मार दिया जाएगा। तो कहते हैं क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग्स की बग्गी पर बम फेंक दिया। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग्स को मारना बहुत हार्ड है, लॉर्ड हार्डिंग्स को मारना बहुत हार्ड है। बच गया था लॉर्ड होर्डिंग्स, लेकिन बचे नहीं क्रांतिकारी। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ लिया और कहा, बसंत कुमार विश्वास, तुम पर से हमारा विश्वास उठ गया है, हम तुम्हें देंगे फांसी। बसंत कुमार विश्वास को दे दी गई मित्रों फांसी। जो व्यक्ति था रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस जापान भाग गया और जापान भागकर एक जापानी महिला से शादी रचा ली। रास बिहारी बोस जापान भाग गया और जापानी महिला से विवाह कर लिया और इसे रास बिहारी बोस को द राइजिंग स्टार ऑफ जापान कहा जाता है, द राइजिंग स्टार ऑफ जापान कहा जाता है रास बिहारी बोस को। और इसका एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बड़ा ही फेमस है। इसने कहा था, एशिया एशिया वालों का है, एशिया एशिया वालों का है। रामायण का इसने जापानी में अनुवाद किया था। साथियों, बात कहां तक हुई? 1912। 1912 से आगे बढ़ते हैं और सन आता है 1913। अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए हां। बात करते हैं 1913। साथियों, 1913 का समय आ गया है और 1913 के समय में एक महत्वपूर्ण बात होती है, वो याद रखना चाहिए। 1913 का एक गदर साल था, एक गदर साल था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, करतार सिंह सराभा ने की थी। करतार सिंह सराभा वैसे कनाडा में रहा करते थे। गदर पार्टी की स्थापना करतार सिंह सराभा ने की थी। साथ में व्यक्ति था लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और करतार सिंह सराभा ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। साथियों, 1913 में भारतीय सिनेमा जगत में हलचल होती है। भारतीय सिनेमा जगत में 1913 का साल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि 1913 में ही पहली बार भारतीय सिनेमा जगत की पहली फिल्म आती है जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म पहली बार कब आई? 1913 में। साथियों, खास बात थी इस फिल्म की कि इस फिल्म में केवल और केवल पुरुषों ने ही भाग लिया था, महिलाओं ने इसमें भाग नहीं लिया था। महिलाओं के वस्त्र धारण करके महिलाओं का अभिनय पुरुषों ने ही पूरा किया था और इस फिल्म को बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। दादा साहेब फाल्के इस फिल्म का डायरेक्टर था, राजा हरिश्चंद्र का। साथियों, खास बात है इस फिल्म की, यह फिल्म एक मौन फिल्म थी, बोलती नहीं थी। 1913 में भारत की पहली फिल्म आई जिसका डायरेक्टर था दादा साहब फाल्के। और भारतीय सिनेमा जगत, जिसे वर्तमान में बॉलीवुड कहा जाता है, बॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत का यानी बॉलीवुड का सबसे बड़ा सम्मान है। साथियों, विश्व जो सिनेमा जगत है उसका सबसे बड़ा पुरस्कार सिनेमा जगत में ऑस्कर दिया जाता है और भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। बॉलीवुड कहा जाता है। बॉलीवुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिन फिल्मों का प्रोडक्शन बंबई से होता है उन्हें बॉलीवुड कहा जाता है। एक साथियों, बॉलीवुड होता है, एक हॉलीवुड होता है, एक टॉलीवुड होता है, एक बॉलीवुड होता है। और यह एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक होता है बॉलीवुड, एक टॉलीवुड, एक हॉलीवुड, एक बॉलीवुड।
वुडी वुड है बॉलीवुड। बॉलीवुड वो जिन फिल्मों का प्रोडक्शन बंबई से किया जाता है, बॉम्बे से किया जाता है। टॉलीवुड, टॉलीवुड वो है जिन फिल्मों का प्रोडक्शन मद्रास से यानी चेन्नई से किया जाता है। साउथ वाली फिल्में जैसे यहां पे ऐसे व्हाइट बोर्ड के मुक्का मार दिया तो सामने वाली दीवार टूट जाती है। इसके बाद में एक होता है हॉलीवुड, जिन फिल्मों का प्रोडक्शन लॉस एंजिल्स जिसे बोला जाता है एलए से होता है, उसे हॉलीवुड कहते हैं। और हॉलीवुड से ही सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर दिया जाता है। एक होता है साथियों बॉलीवुड। बॉलीवुड वो होता है मार देंगे, कूट देंगे, छट देंगे, यानी जिन पंजाबी फिल्मों का काम चंडीगढ़ से होता है उन्हें कहते हैं बॉलीवुड। तो इस प्रकार का कुछ शहरों के नाम दिए गए थे और यहाँ पे ये सिनेमा जगत के नाम दिए गए थे, इनको सम्मिलित करवाया गया था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। साथियों 1913 तक की बात हुई। 1913 में पहली फिल्म तो आ गई, लेकिन यह मौन फिल्म थी, तो यह बोली कब? यह तो मौन फिल्म थी, फिर बोली कब? 1913। 13 का उल्टा कर दीजिए, बनता है 31। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आई थी। कहां बोली थी? तो अलमारी में बोली थी, आलम मारा थी, आलम मारा थी। साथियों आगे बात करते हैं 1914 का समय। और 1914 का समय भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास में एक भूचाल लेकर आता है, और जिसका कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। 1913 तक की बातें हो गई है, 1914 को पढ़ेंगे। पूरा ध्यान सामने रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बात है 1914 की। साथियों 1914 में पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक तरफ विश्व की महान महान शक्तियां थी और दूसरी तरफ कुछ छोटे और कमजोर राज्य थे। तो कहते हैं 1914 का पहला विश्व युद्ध विश्व के दो गुटों के मध्य लड़ा गया। एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। साथियों मित्र राष्ट्र वो थे जो वर्तमान में विश्व की महान शक्तियां हैं। धुरी राष्ट्र वो थे जिनकी वजह से प्रथम युद्ध हुआ ऐसा माना जाता है। जिनकी वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ उन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया है। और इनमें नाम दिया गया है जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, हंगरी का, तुर्की का, ब्रोसेलिया का। ये कुछ ऐसे देश थे जिन्हें धुरी राष्ट्र की संज्ञा दी गई। और दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया। लेकिन साथियों इसमें विडंबना यह रही अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेज इसमें दोहरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? अंग्रेज दोहरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो अंग्रेजों को अपना देश इंग्लैंड बचाना है और दूसरा अंग्रेजों को उन सभी उपनिवेशों को भी बचाना है जो अंग्रेजों के अधीन थे। अपनी सभी कॉलोनियों को बचाना है। दोहरे मोर्चे पर ये अंग्रेज लड़ेंगे। और अब अंग्रेजों को जरूरत पड़ती है भारतीय सैनिकों की, क्योंकि बाबर ने भी कभी कहा था भारतीय लोग लड़ना नहीं मरना जानते हैं। और ऐसे ही शूरवीरों की जरूरत थी अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से आग्रह किया। साथियों भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया और कहा गया कि आप हमारे साथ में मिलकर चलिए, हम ये विश्व का कल्याण करेंगे। लेकिन सभी अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों जाएंगे। भारतीय सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया। आनन फानन में पहला विश्व युद्ध तो शुरू हो गया। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और 1915 का बरस आ गया।
1915 में जनवरी का महीना था। जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, महात्मा गांधी अफ्रीका से चल पड़ा और कहते हैं कि 9 जनवरी के दिन हिंदुस्तान में पहुंच गया। हिंदुस्तान में प्रवास से पहुंचा, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 1915 में पहुंच गया। अभी तक गांधी जी भारत का कोई बड़ा नेता नहीं है। अभी तक गांधी जी भारत का कोई बड़ा नेता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो गांधी जी आते ही अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिला और गोपाल कृष्ण गोखले को कहा, गुरुदेव, मैं हिंदुस्तान में सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहता हूं। उसने कहा, नहीं, तू हिंदुस्तान में ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता। उसने कहा, क्यों नहीं कर सकता? मैंने अफ्रीका में किया था। अरे अफ्रीका में किया था, हिंदुस्तान में लोग तुम्हारे सत्याग्रह का मतलब नहीं समझ पाएंगे। हिंदुस्तान के लोग इतने अधिक अभी शिक्षित नहीं हैं। तुम हिंदुस्तान के प्रसिद्ध नेता नहीं हो। तुम्हें हिंदुस्तान के अतीत की, हिंदुस्तान की भौगोलिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है। पहले तुम पूरे भारत का भ्रमण करो, उसके बाद में निर्णय करना कि तुम्हें क्या करना है। तो अपने गुरुवर के आदेश के अनुसार ये अब गांधी जी यहां से चल पड़े हैं और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। तभी कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह स्थापित की गई थी। तो कहते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक छोटा मोटा अतिथि के रूप में महात्मा गांधी को बुलाया और अंतिम समय में महात्मा गांधी को बोलने के लिए 2 मिनट का समय भी दिया गया। गांधी जी अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं था। तो जैसे ही गांधी जी मंच पर आया और वो जो प्रोग्राम चल रहा था वो कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम था कि सालाना डिग्रियां बांटी जा रही थी। गांधी जी ने विद्यार्थियों को देखकर कहा कि आप ये कौन लोग हो? आपके आभूषण तो विदेशी हैं, आप अंग्रेजों के भगत लगते हो। मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करता। और ऐसा करते हुए गांधी जी ने वो सारी की सारी डिग्रियां हवा में उछाल दी गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में किसी ने अच्छा बताया तो किसी ने बुरा बताया, लेकिन गांधी जी सभी की नजरों में आ जाता है। और थोड़े ही समय बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना होती है? साबरमती आश्रम की। तभी अंग्रेजों को पता लगा कि इन दिनों में ट्रेंडिंग में छाया हुआ है महात्मा गांधी। तो गांधी जी के पास में अंग्रेज आए और कहा, गांधी जी, हमें भारतीय लोगों का सहयोग चाहिए। उसने कहा, कैसे सहयोग कर दें हम आपका? 1857 के जख्म अभी तक हम भूले नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं धुरी राष्ट्रों के साथ में, ये प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रकार भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। और कैसे कैसे आगे का घटनाक्रम रहा आप अगली वीडियो में देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।